स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 10 अक्टूबर 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि तेजस्वी यादव ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 20 दिन के अंदर एक कानून बनाएंगे और बिहार के हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देंगे। उन्होंने कहा कि अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे। तेजस्वी ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बातें कही है। तेजस्वी ने कहा कि उन्होंने पहले चरण में 10 लाख नौकरी देने की बात कही थी। मेरे लिए कहा गया था कि बाप के घर से पैसा लाएगा और नौकरी देगा। 17 महीने में रिजल्ट दिया, 1.5 लाख नौकरी दी। हम जो बोलते हैं करके दिखाते हैं। 20 साल में भाजपा ने कोई भी नौकरी नहीं दी। तेजस्वी यादव ने घोषणा करते हुए कहा कि बिहार के जिस भी परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, ऐसे हर परिवार में अनिवार्य रूप से एक नौकरी पक्की। भाजपा ने 20 साल तक कोई भी नौकरी नहीं दी। 20 दिन में अधिनियम बनाएंगे और सबको नौकरी देंगे। दोस्तों बिहार में महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर बातचीत बनती दिख रही है। सूत्रों की माने तो महागठबंधन में सीटों को लेकर के फॉर्मूला बन गया है। अब तक ज्यादा सीटों पर लड़े वीआईपी मुखिया मुकेश सहनी कम सीटों पर मान गए हैं, लेकिन वे डिप्टी सीएम पद पर अड़े हुए हैं। इसके अलावा कांग्रेस को 55 से 58 सीटें मिल सकती है। आरजेडी 130 से 135 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। सूत्रों ने बताया है कि आज शाम महागठबंधन सीटों का ऐलान कर देगा। लेफ्ट 30 से 32 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा आरजेडी झारखंड मुक्ति मोर्चा और फिर पशुपति पारस को अपने कोटे से सीटें देगी। आरजेडी जेएमएम को 3 और फिर पारस को 2 सीटें देगी। आज शाम 7 बजे महागठबंधन की बैठक में सीट शेयरिंग पर अंतिम मोहर लग गई है। कल शाम 7 बजे महागठबंधन की बैठक में सीटों को लेकर के सीट शेयरिंग पर अंतिम मोहर लग गई है। सूत्रों के मुताबिक सभी दलों के बीच फॉर्मूला तय हो गया है और 7 बजे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर मोहर भी लग गई है। दोस्तों बिहार में बारिश का दौर अब थम गया है। अब कड़ाके के ठंड जल्द ही दस्तक देने वाली है। बिहार में अब मौसम का मिजाज धीरे धीरे बदलने लगा है। सुबह और फिर शाम की हवा में हल्की ठंडक महसूस की जा रही है। हालांकि दोपहर में धूप अभी भी तीखी बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार से जल्द ही मानसून की विदाई होने वाली है, जब बिहार में अब मौसम का मिजाज धीरे धीरे बदलने लगा है। सुबह और शाम की हवा में हल्की ठंडक महसूस की जा रही है। हालांकि दोपहर में धूप अभी भी तीखी बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार से जल्द ही मानसून की विदाई होने वाली है। जब मौसम विभाग ने किसी भी जिले में बारिश को लेकर के अलर्ट जारी नहीं किया है। आने वाले 1 हफ्ते तक बिहार में मौसम सामान्य रहने की संभावना जताई गई है। हालांकि उमस से राहत फिलहाल नहीं मिलेगी। वहीं पर मौसम विभाग के माने तो 10 अक्टूबर को बिहार के अधिकतर हिस्सों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट की संभावना है। वहीं पर 11 अक्टूबर के बाद से पूरे बिहार में बारिश पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी और मानसून की विदाई प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो जाएगी। एक रिपोर्ट बताती है कि बंगाल की खाड़ी की ओर से अब कोई भी निम्न दबाव क्षेत्र विकसित नहीं हो रहा है, जिससे बारिश की गतिविधियां और कमजोर पड़ जाएंगी। वहीं पर मानसून के कमजोर होने के साथ ही उत्तर पश्चिम से आने वाली शुष्क हवाएं अब बिहार के मौसम को प्रभावित करने लगी है। यह इसके कारण सुबह और फिर शाम के समय हल्की ठंडक महसूस की जा रही है, जबकि रात के तापमान में भी मामूली गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटे में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की वृद्धि और फिर न्यूनतम तापमान में कोई भी खास बदलाव नहीं होगा। दिन के समय उमस और फिर हल्की गर्मी बनी रह सकती है। दोस्तों बिहार चुनाव से पहले पवन सिंह की पत्नी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहां से चुनाव लड़ना चाहती है, इस बारे में बात रखी है। दरअसल बात है कि बिहार चुनाव से पहले भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की पत्नी का मामला लगातार तुल पकड़ रहा है। अब ज्योति यानी कि पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने बताया है कि वह बिहार चुनाव कहां से लड़ना चाहती है। आपको बता दें कि पवन सिंह के बीजेपी में दोबारा शामिल होने के साथ ही उनका पारिवारिक झगड़ा भी लगातार सामने आ रहा है। एक दिन पहले जहाँ पर पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए। साथ ही साथ ये भी कहा है कि महिलाओं के आंसू सभी को दिखते हैं, लेकिन मर्द का दर्द किसी को नहीं दिखता। जब वहीं पर अब पत्नी ज्योति का भी पलटवार सामने आया है। ज्योति सिंह ने कहा है कि पवन सिंह मुझे पत्नी की तरह अपना ले तो फिर मुझे कोई शिकायत नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पवन सिंह ने उनके साथ गलत काम किया है। पत्नी ज्योति सिंह ने कहा है कि पवन सिंह अगर मायके से रिश्ता ख़त्म करने को कहते हैं तो फिर मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, लेकिन उन्हें मुझे बतौर पत्नी अपनाना होगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर मैं चुनाव लड़ूंगी। यही नहीं, ज्योति सिंह ने यह भी बताया है कि वे बिहार चुनाव में कहाँ से चुनाव लड़ना चाहती है। ज्योति सिंह के
मुताबिक वे काराकाट सीट से चुनाव लड़ना चाहती है। हालांकि उन्होंने अब तक पार्टी का नाम नहीं बताया है। ज्योति का कहना है कि उनकी बात चल रही है, समय आने पर वे इसका खुलासा भी करेंगी। दोस्तों, जनसुराज ने पहली लिस्ट जारी कर दी है। इसमें हम आपको बताएंगे कि आखिर इस जनसुराज की पहली लिस्ट में कौन ऐसे 5 बड़े चेहरे हैं जिसको आपको जानना जरूरी है। तो आपको बता दूं कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करके सियासी हलचल तेज कर दी है। 51 कैंडिडेट्स की लिस्ट में कई नाम ऐसे हैं जिन्होंने सभी का ध्यान खींच लिया है। इस लिस्ट में डॉक्टर से लेकर के गणितज्ञ, सिंगर से लेकर के हाईकोर्ट के वकील तक शामिल है। वहीं पर जनसुराज के टिकट बंटवारे पर नजर डालें तो फिर पार्टी ने सबसे ज्यादा उम्मीदवार अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी से उतारे हैं। कुल 17 नाम इसी वर्ग से हैं। इसके अलावा 11 उम्मीदवार पिछड़ी जातियों से, 7 अनुसूचित जनजाति से, 9 अल्पसंख्यक समुदाय से और फिर 7 सामान्य वर्ग से चुने गए हैं। सवाल यह है कि आखिर कौन है ये 5 बड़े चेहरे और क्या है इनका सामाजिक और फिर शैक्षणिक बैकग्राउंड। तो नंबर 1 पर है डॉक्टर जागृति ठाकुर। डॉक्टर जागृति ठाकुर कर्पूरी ठाकुर की पोती है। वहीं पर दूसरा नाम है लता सिंह। लता सिंह आरसीपी सिंह की बेटी है, वकील और नई राजनीतिक पार्टी की शुरुआत कर रही है। तीसरा नंबर पर है केसी सिन्हा। केसी सिन्हा बिहार के महागुरु अब राजनीति के मैदान में है। चौथा है वाईबी गिरी। वाईबी गिरी हाईकोर्ट के वकील, वरिष्ठ वकील और फिर जनसुराज के कानूनी चेहरा है। पांचवा है रितेश पांडे। रितेश पांडे भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार हैं। अब वे राजनीति में भी डंका बजाने के लिए आए हैं। दोस्तों, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है क्योंकि वैशाली के सहदोई में पैसे बांटते हुए वीडियो सामने आया है। जब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की घोषणा के बाद बिहार में आचार संहिता लागू हो चुकी है। इस बीच पैसा बांटने के लिए मशहूर पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। जब वे वैशाली जिले के सहदोई थाना क्षेत्र के गणितियारी गांव पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने जम करके पैसे बांटे। जब चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक आचार संहिता लागू रहने के दौरान कोई भी जनप्रतिनिधि या फिर राजनीतिक व्यक्ति सार्वजनिक रूप से नगद राशि, उपहार या फिर आर्थिक सहायता नहीं दे सकता, क्योंकि इसे मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश माना जाता है। दोस्तों, खेसारी लाल यादव ने बहुत बड़ी बात कह दी है। सुपरस्टार, भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने कहा कि 10,000 रुपये नहीं बल्कि रोजगार चाहिए। जी हाँ, दरअसल बात है कि भोजपुरी के एक्टर सिंगर खेसारी लाल यादव ने नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि हमें 10,000 रुपये अकाउंट में नहीं चाहिए बल्कि रोजगार चाहिए। खेसारी लाल यादव का ये बयान ऐसे समय में आया है जब हाल ही में बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत अपना रोजगार शुरू करने के लिए महिलाओं को 10,000 रुपये की पहली किस्त दी गई। वहीं पर भोजपुरी हिट मशीन कहे जाने वाले खेसारी लाल यादव का बुधवार 8 अक्टूबर को बिहार के मधेपुरा में एक कार्यक्रम था। इस दौरान उन्होंने एनडीए सरकार की आर्थिक सहायता योजनाओं पर तीखा तंज कसते हुए कहा कि हमें सरकारी योजना के तहत 10,000 रुपये अकाउंट में नहीं चाहिए, हमें 10,000 रुपये हर महीने चाहिए और हमें तुम रोजगार दे दो भाई। सरकार से हमें पैसे नहीं, सिर्फ रोजगार चाहिए। आप हमें रोजगार दे दो, हम सक्षम हैं, कमा करके अपने परिवार का पेट पालेंगे। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर के एनडीए के अंदर चल रही राजनीतिक खींचतान और नाराजगी की खबरों पर अब विराम लग गया है। लंबे समय से चर्चा थी कि चिराग पासवान जो कि लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि एलजेपी के प्रमुख है, भाजपा की तरफ से दिए जा रहे सीटों के बंटवारे से संतुष्ट नहीं है। ये कयास भी लगाए जा रहे थे कि अगर सीट बंटवारे में चिराग पासवान की अपेक्षाओं को नजरअंदाज किया गया तो फिर एनडीए में तनातनी बढ़ सकता है। लेकिन अब ये स्पष्ट हो गया है कि चिराग पासवान ने किसी भी बात को लेकर के नाराजगी जताने का निर्णय नहीं लिया है। सूत्रों के माने तो भाजपा की ओर से जो सीटें चिराग पासवान को प्रस्तावित की गई थी उन्होंने पूरी तरीके से स्वीकार कर लिया है। यह राजनीतिक सामंजस्य दिखाता है कि दोनों पक्षों ने चुनावी रणनीति को लेकर के समझौता कर लिया है और अब एनडीए पूरी तरीके से एकजुट नजर आ रहा है। इस बार की तैयारी में यह समीकरण भी बन सकता है कि चुनाव चिन्ह चिराग पासवान का हो जबकि उम्मीदवार भाजपा के हों। इससे दोनों पार्टियों को लाभ होगा और फिर चुनाव समीकरण में अस्थिरता आएगी। वहीं पर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है
कि ये कदम एनडीए के लिए चुनावी मोर्चे को मजबूत बनाने के लिए अहम है। चिराग पासवान की नाराजगी खत्म होने से पार्टी को अब अपने उम्मीदवारों की सूची और फिर प्रचार रणनीति पर ध्यान केंद्रित करने का मौका मिलेगा। इसके अलावा इससे जनता के बीच भी ये संदेश जाएगा कि एनडीए पूरी तरीके से एकजुट है और बिहार विधानसभा चुनाव में रणनीतिक रूप से मजबूत स्थिति में है। एनडीए के शीर्ष नेताओं की माने तो आज देर शाम तक सीट बंटवारे की आधिकारिक सूची जारी कर दी जाएगी। ये सूची स्पष्ट रूप से बताएगी कि प्रत्येक पार्टी को कितनी सीटें मिली है और कौन कौन से उम्मीदवार किस पार्टी के प्रतिनिधि होंगे। ये घोषणा दोनों दलों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे चुनावी प्रचार की दिशा तय होगी और उम्मीदवारों को स्थानीय स्तर पर अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने का अवसर मिलेगा। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बजते ही सभी पार्टियों में उम्मीदवारों के चयन को लेकर के मंथन शुरू हो गया है। इसी कड़ी में बीते दिन बिहार बीजेपी कार्यालय में 3 घंटे लंबी मैराथन बैठक हुई। इस बैठक में 125 विधानसभा सीटों के संभावित उम्मीदवारों की सूची तैयार की गई है। बीजेपी ने हर सीट के लिए कम से कम 3 नामों को फाइनल किया है जो केंद्र को भेजी जाएगी। सूत्रों की माने तो 25 विधायकों का टिकट भी कट सकता है। फाइनल उम्मीदवारों के नाम की सूची केंद्रीय चुनाव समिति और फिर केंद्रीय संसदीय बोर्ड को भेजी जाएगी। दिल्ली में 11 और 12 अक्टूबर को होने वाले बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम मोहर लगाई जाएगी। वहीं पर सूत्रों के अनुसार बीजेपी की इस प्रारंभिक सूची से 25 मौजूदा विधायकों के नाम बाहर कर दिए गए हैं। इन विधायकों के खिलाफ अलग अलग आरोपों, शिकायतों और फिर निष्क्रियता के आधार पर यह फैसला लिया गया है। जब पार्टी का मानना है कि नए चेहरों के जरिए जनता के बीच बेहतर संदेश जाएगा। आपको बता दूं कि 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 110 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से 80 सीटों पर जीत हासिल की थी। पिछले बार की तरह इस बार भी पार्टी अपने सिटिंग विधायकों और फिर मजबूत उम्मीदवारों पर भरोसा जताने की तैयारी में है। सूत्रों के अनुसार हालिया बैठक में पहले उन सीटों पर चर्चा हुई है जहां पर वर्तमान में बीजेपी के विधायक हैं। इसके बाद उन सीटों पर फोकस किया गया है जहां पर पार्टी को संगठनात्मक रूप से बढ़त मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक बिहार बीजेपी इस बार मध्य प्रदेश मॉडल को अपनाने पर विचार कर रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अपने कई वरिष्ठ नेताओं और फिर मंत्रियों को सीधे चुनाव मैदान में उतारा था, जिसका परिणाम पार्टी की बड़ी जीत और फिर सत्ता में वापसी के रूप में सामने आया। इसी तर्ज पर बिहार में भी पार्टी अपने कुछ बड़े नेताओं जैसे कि राधा मोहन सिंह, नित्यानंद राय, गिरिराज सिंह, संजय जायसवाल, सम्राट चौधरी और फिर शाहनवाज हुसैन को चुनावी मैदान में उतार सकती है। दोस्तों, जनसुराज की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। महिला और पुरुषों को और साथ ही साथ मुसलमानों को शामिल किया गया है। जब बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रशांत किशोर की पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। प्रशांत पीके ने चुनाव से पहले ही ऐलान कर दिया था कि उनकी पार्टी कम से कम 40 महिलाओं और मुस्लिमों को टिकट देगी। उन्होंने मुस्लिम मतदाताओं को लुभाने के लिए कुरान की एक आयत का जिक्र भी अपने हालिया पॉडकास्ट में किया था। प्रशांत किशोर ने कहा था कि मुस्लिम सिर्फ बीजेपी के डर से आरजेडी को वोट देते हैं, उन्हें अपने बच्चों के रोजगार और शिक्षा के बारे में सोचना चाहिए। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज की पहली लिस्ट में उम्मीद के मुताबिक महिलाओं और फिर मुसलमान उम्मीदवारों को तरजीह दी गई है, खास तौर पर सीमांचल वाले इलाके में जहां पर मुस्लिम बहुल आबादी है। प्रशांत किशोर ने राजनीतिक चाल करते हुए मुसलमान उम्मीदवार ही उतारे हैं। प्रशांत किशोर की पहले लिस्ट में कितने मुस्लिम और फिर महिलाएं हैं, इसके बारे में अगर बात किया जाए तो प्रशांत किशोर की पार्टी ने पहली लिस्ट में 7 सुरक्षित और 17 अति पिछड़ा, 11 पिछड़ा और बाकी सामान्य वर्ग की घोषणा की है क्यों हो रही है। वहीं पर सीमांचल वाले इलाके में उन्होंने मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। पहली लिस्ट में प्रशांत किशोर की पार्टी 51 उम्मीदवार उतारे हैं। दोस्तों, महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर के राजद, कांग्रेस, वीआईपी, वामदल और रालोसपा के बीच कई दौर की बैठक चली। वीआईपी चीफ मुकेश सहनी 60 सीट और फिर डिप्टी सीएम पद की मांग कर रहे थे। कांग्रेस भी 70 सीटों की मांग पर अड़ी थी। वामदल का स्ट्राइक रेट बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में कांग्रेस से बढ़िया रहा था, इस वजह से इसमें शामिल दल भी ज़्यादा हिस्सेदारी चाह रहे थे। इसके अलावा पशुपति पारस की एंट्री की वजह से भी बड़ी पार्टियों को कुछ सीटों का समझौता करना पड़ा। सूत्रों की माने तो इस बार राजद पिछले बार से कम सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। राजद के 118 प्रत्याशी इस बार चुनावी मैदान में दिख सकते हैं। कांग्रेस पार्टी 55 सीट, वीआईपी 35 सीट, वामदल 30 सीट और पशुपति पारस की पार्टी 5 सीटों पर उम्मीदवार उतार सकती है। सीट शेयरिंग का ऐलान महागठबंधन में शामिल दल एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे। मुकेश सहनी ने इस बारे में कहा था कि जब हम सीट बंटवारे का ऐलान करेंगे तो उसी समय सीएम और फिर डिप्टी सीएम के रूप में फेस का भी ऐलान करेंगे। इस दौरान मुकेश सहनी ने खुद को डिप्टी सीएम का फेस बताया था, जब पिछले 3 महीने में वे खुद को 27 बार डिप्टी सीएम का दावेदार बता चुके हैं। वहीं पर मुकेश सहनी के ऐलान के बाद कांग्रेस और फिर सीपीआई ने कहा कि सीएम और डिप्टी सीएम के फेस का ऐलान नहीं होगा, सिर्फ कौन पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी इतना ही बताया जाएगा।
दोस्तों, भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह अपनी पत्नी ज्योति सिंह संग जंग लड़ रहे हैं। दोनों का पारिवारिक कलह अब देश भर में सुर्खियां बटोर रहा है। ज्योति सिंह और पवन सिंह लगातार एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। 8 अक्टूबर को पवन सिंह और फिर ज्योति ने अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना पक्ष रखा। इस दौरान ज्योति सिंह ने पवन सिंह पर उनका गर्भपात कराने, शादी के बाद अक्षरा सिंह से अफेयर और फिर चुनाव के लिए सिंदूर से मांग भर करके उनका इस्तेमाल करने जैसे आरोप लगाए। वहीं पर ज्योति सिंह से पूछा गया है कि उनकी और फिर पवन सिंह के बीच दरार आने की क्या वजह थी। उन्होंने कहा है कि इस बात का जवाब मैं भी चाह रही हूँ। पवन जी से संपर्क करने की कोशिश लगातार मैं भी कर रही हूँ कि एक वजह हमें भी बता दीजिए कि हमारी गलती कहाँ रही है। ज्योति सिंह ने आगे बताया है कि हम लोग लगभग 1.5 से 2 साल साथ में रहे हैं। वो हमारे साथ रहते थे और दवा हमें खिलाते थे जिसका विरोध हम करते थे कि ये ऐसा नहीं होगा। मैं आपकी पत्नी हूँ, कब तक मुझे ज़बरदस्ती दवा खिलाते रहेंगे जब मेरे शरीर पर भी दवा का गलत असर हो रहा है। मैंने पहले भी इंटरव्यू में बोला है कि किसी के द्वारा पवन जी के फ़ोन में मैसेज भेजा गया था कि ज्योति सिंह का उनसे संबंध है। बस उस एक ऑडियो की वजह से ज्योति सिंह यहाँ पर खड़ी है। उन्होंने कहा है कि वह गलतफहमी है जिसे आज तक पवन जी ने क्लियर करने की कोशिश नहीं की है। मैं लगातार उनसे मिलने के लिए भीख मांगती रही, बात करने के लिए भीख मांगती रही, लेकिन वे कभी मेरे सामने बैठने के लिए तैयार भी नहीं हुए। वहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्योति सिंह ने पवन सिंह के बच्चा ना पाने और फिर रोने धोने को लेकर की बात की है। उन्होंने बताया है कि पवन सिंह उन्हें गर्भपात की दवाई खिलाते थे। उन्होंने कहा कि वे कह रहे हैं कि बच्चे के लिए वे तरस गए हैं, तो फिर जो इंसान बच्चे के लिए तरसता है वह दवा नहीं खिलाता है अपनी पत्नी को। जब मुझे हर बार दवा खिलाई गई है और फिर बहुत सारी चीज़ें मैंने आज भी मीडिया में नहीं रखी थी, लेकिन आज पवन जी ने मुझे मजबूर कर दिया है। मैं पवन सिंह को बदनाम नहीं कर रही हूँ, मैं बस अपना पक्ष रख रही हूँ। खुद के बारे में जो चीज़ें हैं वे आज मीडिया में रख रही हूँ। दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव शुरू होते ही नेताओं में खींचतान शुरू हो गई है। सबसे बड़ी खींचतान चिराग पासवान और फिर एनडीए के बीच चल रही है। जब कल केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय जब चिराग पासवान से मिलने उनके घर गए तो फिर इससे पहले ही चिराग पासवान वहां से निकल गए। मंत्रालय जाते वक्त चिराग पासवान ने कहा कि मेरे ऊपर और भी जिम्मेदारियाँ हैं। जब तक मैं मंत्री हूँ तब तक मंत्रालय की भी जिम्मेदारी है, तो फिर फिलहाल मैं उसको देखने जा रहा हूँ जब तक मैं मंत्री हूँ। चिराग पासवान के इस बयान से हलचल तेज हो गई है। सूत्रों ने बताया है कि अब नित्यानंद राय दोबारा चिराग पासवान से मिलने जा रहे हैं, जहाँ एक दिन में चिराग पासवान के लिए नित्यानंद दूसरी बार प्रयास करेंगे। दोस्तों, तेजस्वी यादव इस बार 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। एक तो राघोपुर में, वो तो राघोपुर के वो विधायक हैं ही, साथ ही साथ तो वे इस बार फुलपरास विधानसभा क्षेत्र से भी चुनाव लड़ेंगे। जी हाँ, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक समीकरण हर दिन बदलते दिख रहे हैं। इस बीच तेजस्वी यादव ने ऐसा कदम उठाया है जिसने पूरे सियासी माहौल में हलचल मचा दी है। सूत्रों के मुताबिक तेजस्वी यादव इस बार सिर्फ अपने पारंपरिक गढ़ राघोपुर वैशाली से ही नहीं बल्कि फुलपरास, जो कि मधुबनी है, फुलपरास सीट से भी चुनाव लड़ सकते हैं। यानी कि 2025 का ये चुनाव उनके लिए सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं बल्कि एक रणनीतिक मुकाबला भी होगा जिसमें हर चाल सोची समझी होगी। वहीं पर सवाल यह है कि तेजस्वी यादव को आखिर 2 सीटों पर उतरने की क्या जरूरत क्यों महसूस हुई। तेजस्वी यादव का 2 सीटों से चुनाव लड़ना महज एक औपचारिक फैसला नहीं है बल्कि इसके पीछे गहरी रणनीति छिपी हुई है। दरअसल राघोपुर लालू परिवार की विरासत मानी जाती है, लेकिन इस बार वहां का माहौल थोड़ा अलग है। खबरें हैं कि जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर राघोपुर से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो तेजस्वी को अपने ही गढ़ में कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। वहीं पर एनडीए की पकड़ पिछले कुछ वर्षों में मजबूत हुई है। 2020 में तेजस्वी यादव ने यहां पर जीत जरूर दर्ज की थी, लेकिन अंतर उम्मीद से कम था। वहीं पर राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यही वजह है कि तेजस्वी यादव ने एक बैकअप सीट के रूप में फुलपरास को चुना है, ताकि किसी भी अप्रत्याशित परिस्थिति में उनके पास एक सुरक्षित रास्ता बना रहे। फुलपरास सीट से चुनाव लड़ने का फैसला ये संकेत देता है कि तेजस्वी अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर के कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। फुलपरास सीट सिर्फ सेफ ऑप्शन नहीं है बल्कि इसके पीछे मिथिलांचल में राजनीतिक विरासत की बड़ी रणनीति भी छिपी है। ये इलाका पारंपरिक रूप से एनडीए का गढ़ रहा है। 2020 के चुनाव में एनडीए को यहां से बड़ी सफलता मिली थी, जबकि इससे पहले 2015 में जब जदयू महागठबंधन का हिस्सा थी तब आरजेडी को इस क्षेत्र में अच्छा समर्थन मिला था। तेजस्वी का फुलपरास से चुनाव लड़ना साफ
संदेश देता है कि आरजेडी अब अपनी सीमित छवि से बाहर निकल करके पूरे बिहार में प्रभाव जमाने की कोशिश में है। आपको बता दूं कि राघोपुर हमेशा से लालू परिवार का मजबूत गढ़ रहा है। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी दोनों इस सीट से विधायक रह चुके हैं। तेजस्वी ने 2015 और 2020 दोनों चुनाव में यहां से जीत दर्ज की थी, लेकिन 2025 की जंग अलग है। प्रशांत किशोर के राघोपुर से उतरने की संभावना ने इस सीट को हाई प्रोफाइल कांटे की टक्कर में बदल दिया है। आरजेडी खेमे को डर है कि अगर प्रशांत किशोर मैदान में उतरे तो फिर वे न सिर्फ वोट काट सकते हैं, बल्कि शहरी और फिर युवा वर्ग में तेजस्वी की पकड़ कमजोर कर सकते हैं। वहीं पर फुलपरास सीट पर 2010 से जदयू का दबदबा रहा है। मौजूदा विधायक शीला कुमारी जो कि जदयू से हैं, तेजस्वी अगर यहां से चुनाव लड़ते हैं तो फिर ये मुकाबला जदयू के लिए सीधी चुनौती बन जाएगा। 2020 में कांग्रेस के उम्मीदवार कृपानाथ पाठक यहां आरजेडी के सहयोगी दल की ओर से चुनाव लड़े थे और करीब 11,000 वोटों से हार गए थे। इस बार तेजस्वी की उम्मीदवारी से फुलपरास में मुकाबला पूरी तरीके से एक तरफा नहीं रहेगा, बल्कि ये मिथिलांचल में महागठबंधन की वापसी का सेमीफाइनल साबित हो सकता है। दोस्तों, आरजेडी में 18 विधायकों पर बेटिकट होने का खतरा मंडरा रहा है। आपको बता दूं कि राजद के 1.5 दर्जन से अधिक के सिटिंग विधायकों का टिकट कट सकता है। जिताऊ उम्मीदवारों की तलाश में पार्टी इस रणनीति पर गंभीरता से काम कर रही है। वहीं पर कुछ मौजूदा विधायकों का क्षेत्र बदला जा सकता है तो फिर कई सीटें सहयोगी दलों के हिस्से में जा सकती है। कयासों के माने तो हारे हुए उम्मीदवारों में से भी दर्जन भर से अधिक उम्मीदवारों के दावेदारों के बदले जाने की चर्चा है। वहीं पर पिछले साल एनडीए सरकार के विश्वास मत के दौरान पार्टी के 5 विधायक पाला बदल करके सरकार के साथ चले गए थे। इनमें शिवहर के विधायक चेतन आनंद, भभुआ के विधायक भरत बिंद, सूर्यगढ़ विधायक प्रहलाद यादव, मोहनिया विधायक संगीता कुमारी और फिर मोकामा विधायक नीलम देवी थी। नवादा की विधायक निभा देवी और फिर रजौली के विधायक प्रकाश वीर भी बगावती तेवर अपनाते हुए भाजपा का दामन थाम लिया है। ऐसे में इन 7 सीटों पर पार्टी की ओर से नए उम्मीदवारों का चयन किया जा रहा है। इन 7 में 1-2 सीट सहयोगी दलों के हिस्से में जाने की संभावना है। दोस्तों, बिहार के राजस्व विभाग में 4500 से ज़्यादा वैकेंसी निकली है। आपको बता दें कि बिहार के राजस्व विभाग में 4500 से ज़्यादा वैकेंसी निकली है। सैलरी 60,000 रुपये से शुरू है। आपको बता दूं कि इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 15 अक्टूबर 2025 से शुरू होकर के 22 नवंबर 2025 तक चलेगी। इच्छुक उम्मीदवार BSSC की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वे सभी आवश्यक योग्यताओं और फिर दस्तावेजों के साथ तैयार हैं। वहीं पर इन पदों के लिए उम्मीदवारों का 12वीं पास होना अनिवार्य है। किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। चयनित उम्मीदवारों को पे लेवल 2 के तहत 19,900 रुपये से 63,300 रुपये तक की सैलरी दी जाएगी। इसके अलावा अन्य भत्ते और फिर सुविधाएं भी सरकारी नियमों के अनुसार मिलेगी। अब सवाल है कि आवेदन कैसे करें, तो आपको बता दें कि उम्मीदवार BSSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन, फॉर्म भरना, दस्तावेज अपलोड करना और फीस भुगतान, इन सभी स्टेप्स को पूरा करने के बाद फॉर्म सबमिट आपको करना होगा। दोस्तों, बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। बिहार के तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनाव महासमर में बढ़ चढ़ करके अपनी दावेदारी पेश कर रही है। वहीं पर सीएम नीतीश कुमार की पार्टी वाली नेतृत्व वाली जनता दल यूनाइटेड यानी कि JDU चुनावी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। जहाँ नीतीश कुमार अपनी पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करके उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा करने वाले हैं। जहाँ इस बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे भी अब चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। जी हाँ, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे भी चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। ये मांग नीतीश कुमार के समर्थकों ने उनके सामने रखी है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि समर्थकों की मांग नीतीश कुमार जरूर पूरी करेंगे। जी हाँ, दरअसल बात है कि JDU के नेताओं और कार्यकर्ताओं की ये मांग है कि निशांत कुमार जो कि नीतीश कुमार के बेटे हैं, उनको नालंदा की हरनौत विधानसभा सीट से चुनाव लड़ाया जाए। इसको लेकर के नालंदा के बड़े नेताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात भी की है। अब माना जा रहा है कि निशांत कुमार जो कि नीतीश कुमार के बेटे हैं, उनको नालंदा के हरनौत से चुनाव लड़ाने पर विचार किया जा रहा है। जहाँ कल CM आवास पर JDU की बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में उम्मीदवार तय किए जाने हैं। इस बैठक में निशांत कुमार के नाम पर भी मंथन होगा।
वहाँ पर निशांत कुमार चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इसका अंतिम निर्णय तो नीतीश कुमार ही करेंगे। आपको बता दूं कि नालंदा नीतीश कुमार का गृह जिला है और हरनौत सीट से नीतीश कुमार विधायक भी रह चुके हैं। साल 1985 से लेकर के 1989 तक वे हरनौत सीट से विधायक रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार की चुनावी एंट्री के लिए ये सीट हर तरफ से सुरक्षित मानी जा रही है। अगर नीतीश कुमार अपने समर्थकों की मांग पर हामी भर देते हैं तो फिर जदयू निशांत को इस सीट से उम्मीदवार बना सकती है। दोस्तों, आरसीपी सिंह की बेटी को प्रशांत किशोर ने टिकट दिया तो बवाल ही मच गया है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। जनसुराज की पहली लिस्ट जारी होने के बाद से ही बवाल मच गया है। पार्टी ने आज अपने 51 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की, लेकिन आरसीपी सिंह की बेटी लता सिंह को आस्थावा सीट से टिकट दिए जाने पर विवाद खड़ा हो गया। सूची जारी होने के कुछ घंटे बाद ही पार्टी कार्यालय में नाराज कार्यकर्ता प्रदर्शन करने लगे। कई कार्यकर्ताओं ने कहा कि अब भरोसा उठ गया है और आरसीपी सिंह के खिलाफ जमकर के नारेबाजी की। हालांकि लिस्ट जारी होने के दौरान प्रशांत किशोर खुद मौजूद नहीं रहे, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती और आरसीपी सिंह मौजूद थे। उदय सिंह ने बताया है कि 11 अक्टूबर से प्रशांत किशोर राघोपुर से अपना जनसंपर्क अभियान शुरू करेंगे। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि वे राघोपुर से ही चुनाव लड़ेंगे या फिर नहीं। वहीं पर पार्टी द्वारा घोषित 51 उम्मीदवारों में 7 पिछड़ा वर्ग, 17 अति पिछड़ा वर्ग, 9 मुस्लिम, 1 किन्नर और बचे हुए सामान्य वर्ग के उम्मीदवार शामिल है। वहीं पर राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने कहा है कि अगली सूची 1-2 दिन में जारी की जाएगी। हालांकि जनसुराज की पहली लिस्ट में लता सिंह के नाम को लेकर के विवाद खड़ा हो गया है। लता सिंह आरसीपी सिंह की बेटी है। अगर आपको आरसीपी सिंह के बारे में नहीं पता तो आपको बता दें कि आरसीपी सिंह 1984 बेस के IAS अधिकारी हैं। आरसीपी सिंह बिहार के सीएम नीतीश कुमार के भरोसेमंद रहे हैं। नीतीश कुमार उन्हें प्रमुख सचिव बना करके बिहार लाए। इसके बाद से ही वे नीतीश कुमार के साथ रहे। कहा जाता है कि नीतीश कुमार की सुशासन बाबू वाली छवि बनाने के पीछे आरसीपी सिंह का ही हाथ माना जाता है। साल 2010 में आरसीपी सिंह ने इस्तीफा दिया और जेडीयू में शामिल हो गए। साल 2010 के बाद आरसीपी सिंह राजनीति में उतर गए। नीतीश कुमार ने उन्हें जेडीयू में नंबर 2 का ओहदा दिया और पहले महासचिव बनाया, लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। हालांकि साल 2021 में नीतीश कुमार की इच्छा के विरुद्ध आरसीपी सिंह जेडीयू की ओर से केंद्र सरकार में मंत्री बन गए। हालांकि साल 2022 में राज्यसभा कार्यकाल पूरा होने के बाद उन्हें मंत्री पद भी गंवाना पड़ा था। अगस्त 2022 में आरसीपी सिंह ने जेडीयू के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और फिर जेडीयू ने एनडीए को छोड़ करके राजद के साथ गठबंधन कर लिया। इसके बाद आरसीपी सिंह मई 2023 में बीजेपी में शामिल हो गए थे, लेकिन फिर नीतीश कुमार का बीजेपी के साथ गठबंधन हो गया। इसके बाद आरसीपी सिंह बीजेपी में भी हाशिए पर चले गए। इसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, लेकिन 8 महीने बाद ही उन्होंने अपनी पार्टी का जनसुराज के साथ विलय कर लिया। इस तरह प्रशांत किशोर और आरसीपी सिंह एक साथ आ गए और दोनों ही कभी नीतीश कुमार के सबसे करीबी माने जाते थे। इन्हीं आरसीपी सिंह की बेटी को अब जनसुराज ने टिकट दिया तो फिर बवाल खड़ा हो गया है। दोस्तों, एक सर्वे सामने आई है। इस सर्वे में बहुत ही चौंकाने वाली है। तेजस्वी को ताज या नीतीश की वापसी, इसको लेकर के हम बात करेंगे इस सर्वे के मुताबिक। दरअसल बिहार चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो गया है। पहले चरण का मतदान 6 नवंबर और दूसरे चरण का 11 नवंबर को होगा। चुनावी तारीखों के बाद सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव और जनसुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर पूरी तरीके से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। वहीं पर सर्वे के मुताबिक बिहार में मुख्यमंत्री पद के लिए लोगों की पहली पसंद तेजस्वी यादव है। पिछले कई महीने के दौरान किए गए सर्वे में भी उन्होंने लगातार बढ़त बनाए रखी। सितंबर महीने में प्रशांत किशोर को लेकर भी लोगों में दिलचस्पी देखी गई। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं और फिर बहुमत के लिए 122 सीटों की आवश्यकता है। लोकपाल के ओपिनियन पोल के अनुसार महागठबंधन को 118 से 126 सीटें मिल सकती है। वहीं पर एनडीए को 105 से 114 सीटें मिलने की संभावना है, वहीं जहां अन्य पार्टियों को 2 से 5 सीटें मिल सकती है। इस हिसाब से लोकपाल की पोल के मुताबिक नीतीश कुमार को सत्ता में बहुमत पाने में चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। एक पोल के अनुसार एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिलने की संभावना है। इस पोल में एनडीए को 131 से 150 सीटें मिलने का अनुमान है। भाजपा को 66 से 77 सीटें और फिर जनता दल यानी कि जेडीयू को 52 से 58 सीटें मिल सकती है। वहीं महागठबंधन को 81 से 103 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि अन्य पार्टी को 9 से
12 सीटें मिल सकती है। वहीं पर INS मेट्राइज के ओपिनियन पोल के मुताबिक भी एनडीए को बहुमत मिलने की संभावना है। इस सर्वे में एनडीए को 150 से 160 सीटें मिलने का अनुमान है। महागठबंधन को 70 से 85 सीटें मिल सकती है और अन्य पार्टियों को 7 से 10 सीटों का समर्थन मिल सकता है। वहीं पर 3 बड़े ओपिनियन पोल को देखें तो फिर 2 के अनुसार एनडीए को बहुमत मिलने की संभावना है। हालांकि फरवरी से सितंबर तक हुए मुख्यमंत्री पद के सर्वे में तेजस्वी यादव लगातार पहली पसंद बने रहे। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार चुनाव का असली परिणाम जनता की वोटिंग पर निर्भर करेगा। दोस्तों, नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगा है क्योंकि बिहार सरकार में मंत्री रहे कद्दावर नेता ने पाला बदल दिया है और आरजेडी में शामिल हो गए। जब बिहार सरकार के पूर्व मंत्री लक्ष्मेश्वर राय ने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया, वे राजद में शामिल हो गए। उन्होंने खुद इस बात की पुष्टि की है। लक्ष्मेश्वर राय लोकहा विधानसभा सीट से क्षेत्र से टिकट चाह रहे थे। 2020 में राजद के भारत भूषण मंडल को ने हरा दिया था। वहीं पर लोकहा विधानसभा सीट पर साल 2020 से जदयू जीतता आ रहा है, मगर 2020 में भाजपा के पूर्व प्रत्याशी प्रमोद प्रियदर्शी की बगावत और फिर लोजपा से चुनाव लड़े जाने के कारण जदयू के लक्ष्मेश्वर राय को राजद से हार का सामना करना पड़ा था। जदयू के लिए ये प्रतिष्ठा की सीट थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सीधी नज़र इस सीट को लेकर के है। 2 माह में मुख्यमंत्री इस क्षेत्र में 2 बार आ चुके हैं। पूर्व मंत्री हरी शाह की प्रतिमा अनावरण के मौके पर जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए थे, तभी लक्ष्मेश्वर राय ने यह कहा था कि यदि लोकहा से उन्हें टिकट नहीं मिलता है तो फिर वे राजद का दामन थामेंगी और अंत में वे आरजेडी में शामिल हो गए। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों के ऐलान के बाद से ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इस बार बिहार में 2 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण में 121 सीटों के लिए और 6 नवंबर को वोटिंग होगी। वहीं पर दूसरे चरण में 122 सीटों के लिए 11 नवंबर को मतदान होगा, जबकि चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद सख्ती बढ़ा दी गई है। अब तक की लाखों रुपये की जब्ती की कार्रवाई की गई है। यह बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता लागू किए जाने के बाद राज्य में प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा व्यापक रूप से निगरानी और फिर गहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। मतदाताओं को प्रलोभन देने के लिए नगद, शराब, मादक पदार्थ, बहुमूल्य वस्तुएं अथवा अन्य उपहारों के वितरण पर रोक लगाने के उद्देश्य से की जा रही कार्रवाई के क्रम में अब तक बड़ी मात्रा में जब्ती की गई है। दोस्तों, आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने हर घर में एक सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक और फिर युगांतकारी घोषणा बताया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि उनकी सरकार बनने के 20 दिनों के अंदर एक ऐसा अधिनियम बनाया जाएगा जिसके तहत बिहार के हर परिवार में कम से कम एक सरकारी नौकरी सुनिश्चित की जाएगी। तेजस्वी यादव ने कहा है कि आर्थिक न्याय के तहत आज हमने एक ऐतिहासिक और फिर युगांतकारी घोषणा की है। बिहार के जिस भी परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है, ऐसे परिवार को एक नया अधिनियम बना करके अनिवार्य रूप से नौकरी मिलेगी। उन्होंने कहा कि 20 साल तक ये सरकार नौकरी रोजगार नहीं दे पाई। हमारी सरकार बनते ही 20 दिन के अंदर एक दिन विशेष नौकरी रोजगार अधिनियम बना करके महीनों में हर परिवार में नौकरी पहुंचाने का काम करेंगे। तेजस्वी यादव ने 17 महीने में 5 लाख नौकरियां दे करके दिखाया है। अब 20 महीने में हर परिवार को नौकरी देंगे, ये कहना है तेजस्वी यादव का। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 58 विधानसभा सीटें मिल सकती है। जी हाँ, आपको बता दूं कि वे 25 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम भी तय कर चुकी है। ये 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी द्वारा लड़ी गई सीटों में से 12 कम है। ये पता चला है कि कांग्रेस जिन नामों पर मोहर लगा चुकी है उनमें उसके मौजूदा 15 विधायक शामिल है। 2 सिटिंग विधायकों की उम्मीदवारी इसलिए होल्ड कर दी गई है क्योंकि पार्टी यहाँ या तो नए उम्मीदवार उतार सकते हैं या फिर अपने और सहयोगी राजद के साथ सीटों की अदला बदली कर सकती है। वहीं पर बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में कांग्रेस पार्टी ने 70 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे और उससे 19 पर जीत हासिल हुई थी। उसके 2 विधायक मुरारी प्रसाद गौतम और फिर सिद्धार्थ सौरभ ने पार्टी से बगावत कर दी थी। माना जा रहा है कि दोनों बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए उच्च सूत्रों के अनुसार पार्टी ने जिन 25 उम्मीदवारों के नाम लगभग तय कर लिए हैं उनमें पूर्व बिहार कांग्रेस अध्यक्ष और फिर राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे आकाश कुमार और फिर बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश कुमार का नाम शामिल है। वहीं पर कांग्रेस पार्टी विश्वनाथ राम, मुन्ना तिवारी, अजित शर्मा, विजेंद्र चौधरी मुजफ्फरपुर से, अजित शर्मा भागलपुर से, अजय सिंह जमालपुर से, छत्रपति यादव खगड़िया से, आनंद शंकर औरंगाबाद से, मनोहर यादव मनिहारी से, संतोष मिश्रा करगहर से, आबिदुर रहमान अररिया से, शकील अहमद खान कदवा से, मोहम्मद आफा
शफाक आलम कस्बा से, इजहारुल हुसैन किशनगंज से और नीतू कुमारी हिसुआ को भी मैदान में उतार सकती है।